क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग वेक्टर में अभी तक? अभी तक तुम पढ़ लिए थे कि वेक्टर क्या होता है और उसके बाद वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, और पोजीशन वेक्टर पढ़ लिए थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ लिए थे, पोजीशन के वो बीच वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर हम आगे चलें और गौर से अगर हम देखें ध्यान से, तो वेक्टर भी कुछ टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। अब उसमें कई टाइप्स के जो वेक्टर होते हैं, तो उसमें गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको थोड़ा पढ़ लेना, एक एक लाइन का डिफिनेशन होगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। जैसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इसका बहुत काम है, फिजिक्स में नहीं मैथ में भी काम है, 12th में। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? नाम क्या है? यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब 1 होता है ना। अब यूनिट वेक्टर है यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ध्यान से समझना, यूनिट वेक्टर क्या है? अब वेक्टर कहाँ गया डस्टर? बहुत ज़्यादा इंक हो गई इसमें। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल लगाते समय इसका बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज यूनिट, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिट वेक्टर। ध्यान से सुनना, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर ए। अच्छा, यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मली जैसे हम वेक्टर ए को ऐसे लिखते हैं, अगर हमको वेक्टर ए को लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, पर यूनिट वेक्टर को ऐसे, यूनिट वेक्टर को कैप लगा देंगे, ये कैप लगा देंगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ ये चीज़? इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ कैप का, ठीक है। यूनिट वेक्टर में कैप लगता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? देखो ध्यान से, अगर है 5 किलोमीटर और ये है वेक्टर, 5 किलोमीटर के ऊपर हमने लगा दिया वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं सिर्फ 5 किलोमीटर से, इसको सिर्फ डिवाइड कर देते हैं किससे? तो 5 क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 किलोमीटर। यानी ऐसा वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया? तो यूनिट वेक्टर कैसे आया? अब इसको मैं फॉर्मूले का रूप दे रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर आया कैप ए। यूनिट वेक्टर यानी, यूनिट वेक्टर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी अपॉन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला समझ में आ गई बात? तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर आराम से मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, तो फॉर्मूला नोट करना, इसको समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम तुम्हारा आता है इक्वल वेक्टर। अब देखो ये सब जो वेक्टर हैं इनको इतना ज़्यादा डीपली मतलब कंफ्यूजिंग या टफ ये सब नहीं है। इक्वल वेक्टर कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 5 किलोमीटर है तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर ही होना चाहिए, यानी ये हो गए इक्वल वेक्टर। उसी तरह अगर 10 है तो ये वेक्टर 10, ये वेक्टर 10 इक्वल वेक्टर हो गए। पर अगर ये 20 वेक्टर इस डायरेक्शन में है और 20 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये इक्वल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन, तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यानी इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, और अगर सॉरी सेम, डायरेक्शन भी सेम। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम भले हो लेकिन डायरेक्शन, क्लियर हुआ ये चीज़?
इसी तरीके से काफ़ी वेक्टर है, जैसे तुम्हारा आ गया एक वेक्टर होता है जितने भी वेक्टर हों अगर उनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, कोई इनिशियल वेक्टर हो गया, जो दो वेक्टर यानी ए और बी, वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए भी यहीं से निकल रहा है और वेक्टर बी भी यहीं से निकल रहा है, तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर हो गए। ये दोनों क्या हो गए? को इनिशियल वेक्टर हो गए। को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, को इनिशियल वेक्टर हो गए। ठीक है, जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो हो जिसका। तो इस तरीके से छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, उनको पढ़ लेना। जो भी नहीं आएगा मैं समझा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था यूनिट वेक्टर। ये चीज़ क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक केस लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको बहुत कायदे तरीके से समझना और बताना हमको आंसर। मान लो ये डस्टर है, ये क्या है? इस पे सेम टाइम पे मैं परपेंडिकुलरली अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। एक फोर्स लगा रहा हूँ किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। दूसरा फोर्स लगा रहा हूँ मैं एकदम राइट हैंड साइड, और सेम टाइम पे लगा रहा हूँ। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, वही हॉरिजॉन्टल कर दो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसी डस्टर पे मैं वर्टिकल फोर्स लगा रहा हूँ, इमेजिन करना, और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है उसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है। तो बॉडी बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, और हॉरिजॉन्टल वाला जो लग रहा है उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसका इफेक्ट रहेगा, तो बॉडी कैसे जाएगी? सोचो सोचो, इमेजिन करो, अगर एक बॉडी है उस पे सेम टाइम पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम है, 20-20 न्यूटन या 18-20 न्यूटन का, ऐसे लगभग सेम मैग्नीट्यूड के हैं। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और एक वर्टिकल, तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? बॉडी परफेक्ट वर्टिकल तो नहीं जाएगी। हाँ, एकदम सही, परफेक्ट वर्टिकल तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल ना लग रहा होता, सिर्फ वर्टिकल लग रहा होता, तो ऊपर जाती। परफेक्ट हॉरिजॉन्टल भी नहीं जाएगी क्योंकि वर्टिकल लग रहा है। परफेक्ट हॉरिजॉन्टल तब जाती जब सिर्फ हॉरिजॉन्टल लग रहा होता। लेकिन ये बॉडी जब दो फोर्सेस के अंडर एक्ट हो रहा है, जब ये इस बॉडी पे जब दो फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों फोर्सेस के अफेक्ट में मूव करेगा। ध्यान देना, जब इस बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो ये दोनों फोर्सेस के अफेक्ट में मूव करेगा। मतलब इस पे वर्टिकल भी लग रहा है, इस पे हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है, तो ये बॉडी दोनों के अफेक्ट में जाएगी, यानी ऐसे जाएगी, थोड़ा वर्टिकल थोड़ा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे एक फोर्स हमारा ये लग गया, मान लेते हैं F1, एक फोर्स हमारा वो हॉरिजॉन्टल लग गया, मान लेते हैं F2। तो जो बॉडी है, बॉडी जो यहाँ पे बॉडी थी उस पे F1 भी लग रहा है और F2 भी लग रहा है, तो बॉडी ना परफेक्ट F1 के डायरेक्शन में जाएगी ना परफेक्ट F2 के, बल्कि बॉडी जो है वो दोनों के अफेक्ट में जाएगी, इस तरीके से। तो ये कहलाता है एक्चुअल में रिजल्टेंट। क्या कहलाता है? अब जो हम बार बार रिजल्टेंट बोल रहे थे उसका मतलब समझे कि जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं या जो भी वेक्टर एक्ट कर रहे हैं उनका सम अफेक्ट जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा वही हमको कहलाता है रिजल्टेंट, वही कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो अब देखो उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि ये बॉक्स है, ध्यान से सुनना। मान लो कि ये इस पे एक बार में ऐसे फोर्स लग रहा है F1, तो जाहिर सी बात है बॉडी F1 न लग करके इस डायरेक्शन में सिर्फ F2 लग रहा हो, सिर्फ F1 नहीं लग रहा है, अभी F1 नहीं लग रहा है, सिर्फ F2। तो लेकिन अगर एक साथ दोनों फोर्स लगने लगे F1 और F2 तो सीधे जाएगा, शाबाश, ये हो।
ये डायरेक्शन होगी, ये आर, ये आर होगा। तो आर इज इक्वल टू ऐसा है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, F1 F2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है ये चीज़? तो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इस तरह के फोर्सेस को निकालेंगे कि अगर ऐसे फोर्स लग रहे हों, दो फोर्स लग रहे हों, दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं, तो बॉडी पे रिजल्टेंट क्या आएगा? क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट लग रहा है, एक से अधिक फोर्स। कितने भी तुम लोग जितने भी अगल बगल के ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कई ऐसी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है, तो तुम अब पता लगाना पड़ेगा ना कि इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, किस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। समझ रहे हो बात? ठीक। तो अब हम लोगों को पढ़ेंगे, तो इसके लिए बेसिकली 2 रूल दिए गए थे। वेक्टर एडिशन के लिए बेसिकली कितने रूल दिए गए थे? एक को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक को क्या बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरे को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरे को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ रही है? दोनों को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिजोल्यूशन। क्या समझ लेते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? हमने ये जाना कि अगर F1 ऊपर लग रहा है, F2 नीचे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो बॉडी जो है वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यानी आर के डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें सिर्फ आर पता हो? ये एक्सिस है। अब मैं ये एक्सिस बना रहा हूँ, फोर्स नहीं, ये वेक्टर नहीं, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है। क्या हो जब तुम्हें सिर्फ ये पता हो कि ऐसे कोई फोर्स आ रहा है? अगर तुम देख रहे हो कि बॉडी अचानक से ऐसे मूव करते हुए तुम्हारे सामने आ गई, ध्यान से देखना, जो मैं भी एग्जाम्पल बताया था उसका जस्ट रिवर्स ले लो। अब बॉडी तुम जब देख रहे हो तो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, ये समझ रहे हो? जैसे ही तुमने देखा तो बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा जरूर हॉरिजॉन्टल कुछ ना कुछ लग रहा होगा, जरूर वर्टिकल कुछ ना कुछ लग रहा होगा। अगर बॉडी तुम्हारे सामने ऐसे मूव करते हुए आ गई तो तुरंत दिमाग में आएगा कि जरूर कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल भी लग रहा होगा और कुछ ना कुछ वर्टिकल भी लग रहा होगा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को निकालना रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। क्या मान लेते हैं? ये एंगल, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हो गया नहीं हो गया? इसको हम मान लेते हैं F, यही तो था F। ये 0 हो गया, ये A हो गया और ये E हो गया B। हमें निकालना क्या है? हमें OB निकालना है। OB ही तो है हॉरिजॉन्टल, OB ही है ना हॉरिजॉन्टल। ठीक। तो अब देखो ध्यान से, थीटा पता है, अब हम लोग क्या लगा देंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। यानी थीटा अगर हम लोगों को पता है और हम लोगों को हाइपोटेनस F पता है और हम लोगों को पता करना है OB, तो कौन सा रेशियो लगाएंगे? बताओ सालू। ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, तुम्हें थीटा पता है, तुम्हें हाइपोटेनस पता है और तुम्हें पता करना है OB। पाइथागोरस से तो सीधे वो आती है, साइड आती है ना। तुमको थीटा के रेशियो में निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लेंगे? साइन का लेंगे, कॉस का लेंगे, टेन का लेंगे? कॉस लेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा OB और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अरे कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, तो थीटा के लिए बेस OB ही तो है और हाइपोटेनस क्या है? F है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? OB अपॉन F को इधर लेते जाओ, तो OB क्या हो जाएगा? F कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी याद रखना, तुम्हें डेरिवेशन ये नहीं करना होगा, ना जल्दी कहीं बताया जाता, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जब भी किसी वेक्टर को थीटा के साइड रिजॉल्व करोगे, थीटा के साइड, जब तुम
एफ कॉस थीटा लिख दोगे तो ये एफ एक्चुअली एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। जब तुम एफ कॉस थीटा लिख दोगे तो ये एफ एक्चुअली किस पे आ जाएगा, एक तरीके से एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आ रही है? तो अब पूरी ज़िंदगी याद रखना कि कॉस मतलब थीटा के साइड रिजॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर हम थीटा के साइड रिजॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का। अच्छा, जैसे इसको किए हो, ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस। क्लियर है? उसी तरह जब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये ओ बी को मैं लिख दे रहा हूँ एक्स या एफ एक्स लिख दे रहा हूँ, फोर्स इन एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? एफ एक्स लिख दे रहा हूँ। उसी तरह एफ वाई क्या आएगा? उसी तरह एफ वाई आ जाएगा, ध्यान से देखना, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो एफ वाई क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा। ये तुमको बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, मतलब इस तरीके से क्लैरिफाई किए हुए नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना। जब भी हम थीटा के साइड, एक्स और वाई मत याद रखना, जब भी हम थीटा के साइड रिजॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट रिजॉल्व करेंगे तो, क्लियर हुआ ये चीज़? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये है एफ, एफ इज इक्वल टू, अब देखो ये एफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। समझ आ रही बात? मान लो ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, यानी एफ वाई इस कंडीशन में आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो कई बच्चे इस तरीके से याद कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस में है तो कॉस थीटा, वाई एक्सिस में है तो, ये गलत तरीका है। कॉस थीटा के साइड है तो कॉस थीटा, उसके अपोजिट है तो साइन थीटा। और क्यों? उसका रीजन अभी तो है सामने है। क्लियर हुआ ये चीज़? अब जब रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ लिए तो रिजोल्यूशन समझ में आ गया, कंबाइंड इफेक्ट होता है वेक्टर्स का। ठीक है, अगर हम लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है तो इस तरीके से जाएगा, और अगर हम लोगों को इस तरीके से F दिया हुआ है तो हम इसको X और Y एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। ये F और Y एक्सिस में जो हम लोग ले जाते हैं उसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर को यानी F को जो हम X और Y एक्सिस में ले जा रहे हैं साइन और कॉस थीटा के कंपोनेंट के साथ, इसी को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको मिटा दूं मैं, नोट कर लेना उसमें से देख के, इसी बहाने एक बार रिपीट भी करोगे, ठीक है ना? लेकिन नोट कर लेना, हम किसी दिन कॉपी चेक किए नहीं नोट हुआ बड़ी थूरेंगे। अच्छा नहीं, अभी नहीं, अरे अभी वीडियो बन रहा है तो अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब भी कोई दो वेक्टर नहीं आ रहा है तो तुरंत भैया जी से पूछो, अरे इंजीनियरिंग कर रहा, बेंगलोर का टॉपर है ये, हल्के मत लो इसको, इससे तुरंत पूछो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब यूज होगा जब दो वेक्टर इस तरीके से हों, जब कोई दो वेक्टर इस तरीके से हों कि वो ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रही हों। और कौन सी? एडजेसेंट साइड। जब दो वेक्टर्स इस तरीके से हों कि वो ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रही हों, तो उस कंडीशन में जो उनका रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड, दो साइड तो वेक्टर ही हो गया, तीसरी ट्रायंगल के लिए तीन साइड होता है, तीसरी साइड जो है वो रिजल्टेंट होगी। ठीक है, जैसे बताता हूँ, मान लो वेक्टर ए हो गया, ये एक साइड ये हो गया, ये मान लो इसके साथ जुड़ा हुआ है वेक्टर बी, ये दूसरी साइड हो गई नहीं हो गई, दिख रही है? दोनों इस तरीके से ही जुड़े हों तो जाकर के ये
अब रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, सीखे हो तुम लोग, इनिशियल वेक्टर का और फाइनल वेक्टर का, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। अब ये जो R है ये तीसरा साइड ट्रायंगल का बना रहा है और वो तीसरा साइड जो ट्रायंगल को क्लोज करेगा, ठीक, और दोनों साइड के अपोजिट। याद रखना ये सब कंडीशन याद रखना कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब लगेगा जब दो वेक्टर जो जुड़ रहे हैं वो ट्रायंगल की दो साइड बनाएं और जो तीसरा वेक्टर हो वो खुद रिजल्टेंट हो, ठीक है, और वो रिजल्टेंट जो है वो दोनों साइड के अपोजिट हो और ट्रायंगल को क्लोजिंग में मदद करे, ट्रायंगल बनाए, मतलब फुल कंप्लीट ट्रायंगल बनाए। तो उस कंडीशन में हम कौन सा रूल लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए मैं पहले फिगर बना दूं थोड़ा सा, ठीक है, फिगर बना देता हूं अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो B है ही, अच्छे से इसको लिख देता हूं कि R की वैल्यू निकालेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिकली R की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया वेक्टर B। अब मैं वो बना देता हूँ, पहले फिगर बना देता हूँ, उसके बाद तुमको कराता हूँ। देखो ये हो गया हमारा फिगर। अब इसमें ध्यान देना, वेक्टर A ये हो गया, वेक्टर B ये हो गया। ये एंगल हम ले लेते हैं बीटा, ये एंगल क्या ले लेते हैं, बीटा। तो बीटा कौन सा एंगल हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर A के बीच का एंगल, याद रखना। और ये एंगल हो गया, ले लेते हैं हम इसको थीटा। ये एंगल क्या ले लिया हमने, तो थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर A और B, या वेक्टर A और वेक्टर B किस एंगल पे इंक्लाइंड है। देखना ध्यान से, ये वेक्टर A है ना, यही तो आगे बढ़ा है, यही आगे बढ़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वेक्टर B वेक्टर एंगल A से, वेक्टर B वेक्टर A से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमने ड्रॉ कर दिया QN जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, ON पे, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग जो है शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो अगर हम शुरू करेंगे तो ट्रायंगल OQN राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से एकदम देखना एक एक चीज। ट्रायंगल OQN क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि हमको जानना क्या है, R जानना है, रिजल्टेंट की वैल्यू जाननी है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आराम से जान सकते हो, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, R ON का स्क्वायर QN का स्क्वायर, समझ ही गए हो, ठीक, शाबाश। अब हम लोगों को क्या चाहिए, OQ तो हो गया R का स्क्वायर, OQ की वैल्यू R का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, हालांकि ये वेक्टर R होगा पर अभी मैं ऐसे R लिखते हुए चल रहा हूँ। ON क्या है बेटा, ON है OP प्लस PN का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ मैं, सही लिख रहा हूँ, ठीक। और QN तो QN ही है, इसमें किसी का एडिशन नहीं चल रहा है। अब OP क्या है, A है, प्लस PN हमको नहीं पता तो PN निकालेंगे। PN हमको निकालना है, कैसे निकालोगे, अब देखो PN निकालने का तरीका ध्यान से देखना, मैं इस साइड कर रहा हूँ। देखो इन ट्रायंगल QPN की बात कर रहा हूँ, QPN की बात अगर मैं करूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्योंकि हमको पता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, PN अपॉन B, यह वेक्टर B। देखो तो PN की वैल्यू क्या आ जाएगी, B कॉस थीटा, शाबाश। उसी तरह QN निकाल लेते हैं, उसी तरह QN निकाल लेते हैं। QN क्या है, परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए QN क्या है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए साइन थीटा यूज होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा QN अपॉन B, तो QN क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। क्लियर हुआ, ठीक, ठीक है ना। तो अब वैल्यू रख देते हैं, PN की वैल्यू कितनी आई है, B कॉस
थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन की वैल्यू कितनी आई है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये ओपन होगा तो किस फॉर्मूले से ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2ab यानी 2ab कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर भी, तो हाँ दोनों का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना आप, ध्यान से। बी कॉस स्क्वायर थीटा के बगल में मैं लिख दे रहा हूँ बी साइन स्क्वायर थीटा, लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, शाबाश। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ये आ गया रिजल्टेंट। अब अगर और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो r इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो अंडर रूट में आ जाएंगे सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर हुआ ये चीज़? याद रखना थीटा कौन सा एंगल है, ए और बी के इंक्लिनेशन का एंगल, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन निकालनी हो, कभी कभी दे देता है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालिए और ये इसका डायरेक्शन भी निकालिए, तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकाल लोगे, डायरेक्शन तुरंत तुरंत ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। ये बीटा एंगल तुमको पता है और ट्रायंगल का सब साइड पता है, ट्रिग्नोमेट्री लगा करके आराम से निकाल लोगे। क्लियर हुआ ये चीज़? अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ लिए थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लेते हैं। अन्नपूर्णा आ गई है, खिड़की बंद करते हैं। एकदम ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम तब लगाएंगे जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब लगाते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब लगता था, जो दो वेक्टर दिया होता था वो दो ट्रायंगल की दो एडजेसेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब लगाएंगे जब दो वेक्टर जो तुम्हें पता है वो पैरेललोग्राम की दो साइड एक्ट करें। पैरेललोग्राम का ये दो साइड है, कैसे दो साइड है पैरेललोग्राम का, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, क्लियर हुआ ये चीज़? अब इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, समझ में आ रही बात ना? हो गया ये। तो जो इसका डायगोनल होगा, तो जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वही रिजल्टेंट आर कहलाएगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है, जो भी पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वही इसमें रिजल्टेंट आर कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या तुमको एक मस्त सा डिफरेंस दिखा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दोनों वेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट से देख रहे हो शुरू हो रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसीलिए वो ट्रायंगल बन रहा था, ये क्या बन रहा है, बात समझ में आ रही है? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब लगेगा, जब दो वेक्टर जो दी हुई हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब लगेगा, जो दो वेक्टर दी हुई हैं वो इस तरह से जुड़ रही हैं कि दे अपीयर्स टू बी द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हुआ ये चीज़? ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना, रेड मार्कर मेरा कहाँ गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें ए और बी के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, थीटा।
ए और बी के बीच का जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, और आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल ले लोगे बीटा, वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल ले लोगे बीटा। अब हम इसको भी सेम तरीके से एक्सटेंड करते हैं, ये एक्सटेंड कर दिए, नाम दे दो अब इसको, ओ नाम दे दो, इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो, इसको आर दे दो, और कुछ बचा है, इसको एस दे दो, कुछ भी दे दो, आर रिजल्टेंट हो जाएगा, टी दे दो, चलो हो गया। अब ध्यान से देखना, ए और बी का इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पे ये एंगल बी है तो ये भी, सॉरी ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की वैसे भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है ना, तो ये वेक्टर एक तरीके से बी हो गया, और ये वेक्टर ए का एक्सटेंडेड है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। देखो बी और ए के बीच का, उसी तरह ये बी और ये तो थीटा होगा। इसलिए कई कई बुक में ये भी बोला जा सकता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कंफ्यूज मत होना, थीटा होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सेम कॉन्सेप्ट, सेम एकदम तरीके से हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू की बात करते हैं। ओ पी क्यू में ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, हाँ ओ क्यू स्क्वायर, ठीक। अब ओ पी क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू भी निकालना पड़ेगा, और ओ क्यू में ए तो पता है लेकिन ये नहीं पता है, तो सेम हम लोग वही कॉन्सेप्ट जो ट्रायंगल में लगाए थे, याद है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल पी क्यू टी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा टी क्यू अपॉन बी, तो टी क्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, बी साइन। समझ में आई बात, उनको बोलो आवाज़ ना करें यार, पढ़े बंद कर दो इसको। तो ये ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू क्या आई है, बी साइन, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ क्यू क्या है, हाँ ओ क्यू है तुम्हारा ओ टी प्लस टी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ टी क्या हो जाएगा, ए प्लस टी क्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आ रही बात ना। अब देखो b साइन स्क्वायर थीटा है, b कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 सेम, तो बच जाएगा सिर्फ b स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रही बात। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल पहले जैसी है, बिल्कुल हाँ, रिजल्टेंट बिल्कुल वही आएगा, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लेना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसमें डायरेक्शन ऐसे रैंडमली बता दिया था मुझे वाने, इसमें एक बार बता देता हूँ ताकि निकालने में कभी दिक्कत ना हो। मान लो कि तुमको आर निकालना है, आर का डायरेक्शन, रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन, तो ये क्या है, बीटा है। अब टैन बीटा ही क्यों लगाएं, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पी क्यू पता है और हमको बेस ओ क्यू पता है। तो टैन बीटा इज इक्वल टू, और बीटा ही डायरेक्शन दी जाएगी, तो टैन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू क्या है, शाबाश, बी साइन
ए प्लस बी, यानी सेम यही रिजल्ट वहाँ भी आएगा। बात समझ में आ रही है ना? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पर, तो क्लियर हो जाएगा मैटर। ठीक है, पॉज कर दो तो हर्ष, पॉज कर दो। अब देखो ध्यान से, 2 फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 2 फोर्सेज हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा 20 न्यूटन का और दूसरा है 5 न्यूटन का। आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ, यानी थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि तुमको रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन उसकी निकालनी है। ठीक है ना? तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए की ही जगह F1 है और B की जगह ले लोगे F2, हाँ यानी 5। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2, 20 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री। अब ऐसे कॉस 120 डिग्री की वैल्यू अगर तुम लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो कॉस 120 को क्या लिख सकते हो, ये तो पहले हो जाएगा 400 है ना, ये 25 और ये हो जाएगा 40 इंटू 5 200। ठीक है, ध्यान से सुनना, कॉस 120 को लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 30, लिख सकते हो कॉस 120 को 90 प्लस, और कॉस 90 प्लस 30 होता है माइनस का साइन, या इसका जो फॉर्मूला होता है 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। और तुमने क्या लिख दिया है, कॉस 90 प्लस 30, यानी थीटा की जगह क्या लिख दिया है, तो माइनस का साइन, यानी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/। तो ध्यान से देखना, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400 प्लस 425 प्लस 200 इंटू माइनस का 1/, तो ये 2 से ख़त्म हो गया, 100 बच गया, माइनस का 100, यानी R इज इक्वल टू हो गया 325, यानी R इज इक्वल टू हो गया 18 पॉइंट समथिंग 05 आई थिंक। ये R हो गया, रिजल्टेंट आ गई। अब डायरेक्शन निकालना है तो सीधा सीधा tan बीटा इज इक्वल टू, यही तो R की डायरेक्शन होगी, B साइन थीटा A प्लस, सिंपल है, सब डाटा दिया हुआ रख के निकाल लोगे। ठीक है।